और वो मेरी चाय लेकर आएगा, वो अंदर भेज देना उसे, बाकी मैं वो कर दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या है, देखिए मेन मुद्दा ये होता है, हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे। अब हमने हिंदी व्याकरण लिखा, जैसे एक बच्चे ने, तो इसने क्या होता है कि हिंदी लिखा तो ऐसे कर दिया उसको कोष्ठक में, ठीक है। एक बच्चे ने आप लोगों में से ही एक दो रेखा खींच दी, किसी स्टूडेंट्स ने आप में से ये कर दिया, लेकिन बेटा ये है क्या, ये हमारा पहला वाक्य गलत हो गया। हम पहला शब्द जो लिखे उसी को गलत लिख दिए। हमें नंबर नहीं देगा, कुछ भी दे सकता है, नंबर नहीं देगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। या तो आप जो एक लाइन खींच दीजिए इसके नीचे, हिंदी व्याकरण, इसको कहते हैं हम लोग रेखा चिन्ह। हम चीजों से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे हम लोग, नाम क्या है बेटा आपका? नरसिंह। दिखाओ, इधर दिखाओ बेटा। अब जैसे इस बच्चे ने क्या है, एक लाइन लिखी हिंदी व्याकरण, उसी को गलत लिख दिया। अब हम लोग इस पे नंबर तो नहीं देंगे। देखिए आप लोग सारे पढ़ा सकते हो स्कूल में, कॉलेज में, और एसआई भी बन सकते हो, लेकिन उनमें से स्मार्ट स्टूडेंट चाहिए। अब जैसे हमने ये चिन्ह लगा दिया, ये नहीं लगाना चाहिए। मैं बताऊंगा इसको कब लगाना चाहिए। ये संकेत चिन्ह होता है। इसको हम किस चीज की ओर संकेत चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं हम, जब कोई दिशा बताना हो कहीं, या कोई रास्ता बताना हो। जैसे रास्ता गुजर की थड़ी, तो इसका तब प्रयोग करते हैं हम लोग संकेत चिन्ह का। ये विराम चिन्ह का जो टॉपिक है आपके सेकंड ग्रेड में 6 नंबर का होता। अभी बेटा अभी मत काटो उसको, मैं सही कराऊंगा, ठीक है। तो और जो एसआई का पेपर होता है उसमें ये 10 नंबर का टॉपिक है विराम चिन्ह का। अब आपने क्या काम किया, इसने ऐसे इसको काट दिया और बता दिया कि मैंने गलती की है, जो करना है कर लीजिए। कुछ नहीं करेगा कोई, 2 नंबर नहीं देकर जाएगा, चुपचाप चला जाएगा, शांत प्रवृत्ति का आदमी। तो ये रास्ता ऐसे बताया जाता है, रास्ता गुजर की थड़ी। ये ऐसे संकेत चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं आप, कि ऐसे चले जाइए यहां पर। इससे अलावा आप कोई भी चिन्ह अगर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या है, गलत हो जाएगा। अगर आपको हिंदी व्याकरण का करना है तो यहां पर आप विवरण चिन्ह लगा सकते हैं। इस विवरण चिन्ह का मतलब ये होता है कि हम इसको विस्तार कर रहे हैं। अब जिसने भी जो, अब इसको करेंगे कैसे, ये तो चिन्ह लगा दिया, तो इसको D+ से करेंगे। किससे? D+ से। इसका मतलब है कि ये डिलीट है। कई बार RS की जब मेंस की कॉपी लिखते हैं स्टूडेंट, मेंस की कॉपी लिखते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन उनको ऐसे सही कर देते हैं। तो वो ये सोचता है कि इस कैंडिडेट से अगर गलत करना लिखना आता है तो ये सही करना भी जानता है। अगर हम उसको ऐसे काटेंगे तो हमसे कोई नंबर नहीं देगा, हमें बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। एसआई की रिपोर्ट में भी यही होता है कि जो जज होता है उस रिपोर्ट को फेंक देता है। ये कोष्ठक जो चिन्ह लगाया है आपने इसमें, ये बेटा क्यों लगाया है, ये क्यों लगाया है? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, कैसे जर्नल। हम लोग देखिए, जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई? पढ़ तो हम यूट्यूब पे भी सकते हैं, सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। ये कोष्ठक का प्रयोग एक बार उसमें आया था, रीट में। एक एग्जाम होता है, जैसे अग्निवीर है ना, ऐसे रीटवीर भी होते हैं। तो रीट में एक सवाल आया कि उसको बेटा बंद कर दो मोबाइल को, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल गूगल पर कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा मोबाइल गूगल पर, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं ना यहां पर, ठीक है। अब कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है? जब बात को और अधिक स्पष्ट करना हो, तो वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है।
जैसे हमारे विद्यालय के 2 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, अब बात स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन हम लोग लिखे हमारे विद्यालय के 2 छात्र और कोष्टक में लिखते हैं मोहन और सोहन, मोहन सोहन, कोष्टक बंद कर दीजिए, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। ये कोष्टक चिन्ह का यहां प्रयोग किया जाता है। अगर इसका व्यर्थ में करेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, हमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है वो, मंगलवार का प्रसाद दे सकता है हमें। ठीक है, अरे क्या हुआ? वो जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, तो कुरान में, कुरान है नहीं कि इस्लामिक ग्रंथ है, उसमें 40 आयत तो ये लिखी हुई है, आयत कहते हैं एक पंक्ति को, कि सब व्यापार करना चाहिए, और 40-44 आयतें लिखी हुई है कि एजुकेशन लेनी चाहिए। तो अरब कंट्री वाले चाइना पहुंच गए व्यापार करने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वहां उन्होंने एक पेय पदार्थ देखा, चाय, और उसका नामकरण किया उन्होंने चाय। वैसे ये तुर्की शब्द है, अरबी में आया हुआ है। आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया था चाय किस भाषा का है, लेकिन उसने व्याकरण की जो कक्षा 9 से 12वीं तक की किताब है उसमें गलत दे रखा है, चीनी बता रखा है, तो इसलिए आयोग ने उसको गलत ही आंसर को सही मान लिया। ये अरबी शब्द है चाय। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो बेटा इसको हम लोग क्या है डिलीट कर देंगे इसको, क्योंकि ये चिन्ह हमने नहीं लगाया, इसका मतलब है कि हमने डिलीट कर दिया चिन्ह, सिर्फ डी प्लस मारेंगे। जो देवनागरी लिपि हिंदी है, एक सवाल आया था एग्जाम में, उसमें किन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किस लिपि के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी के, ब्राह्मी लिपि के, देवनागरी के, रोमन लिपि के। रोमन लिपि के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जिसने भी चिन्ह लगाए हुए हैं इधर उधर के, उन सबको डिलीट करो, पहले करो, सही करते हुए चलेंगे, ऐसे थोड़ी है, तो उनको डिलीट करो सबको पहले। ठीक है, ये बेटा लगा सकते हो एक लाइन, क्योंकि ये क्या है, देखो यहां एक, अच्छा कुछ लोग क्या होता है, कुछ बेटा ढको मत उन चीजों को, हम डिस्कस कर रहे हैं ना। आप मुझसे अगर छुपा हुए चीजों को, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? टीचर से कभी मत डरो, टीचर जो होता है उससे कभी मत डरो, वो आपको डांट भी लगाएगा तो भलाई के लिए लगाएगा, सजा नहीं देने के लिए नहीं लगाएगा। टीचर से मत डरो कभी। अब के लोग कई बार आरएस की कॉपी लिखते हैं, 120 नंबर का होता है, उसमें नंबर आते हैं 50 तो इसलिए आते हैं क्योंकि तुमसे आया ही नहीं सही करना। अब कुछ लोग बच्चे डबल रेखा खींच देते हैं, ये क्यों खींच दी डबल? एग्जामिनर ये सोचता है कि इसने खींची क्यों है, ये रीजन क्या है इसका? भाई कोई मेट्रो ट्रेन थोड़ी चलानी है हमको, एक ही रेखा चिन्ह खींचना चाहिए जो मुख्य बात को दर्शाता है। ये जो होता है ना, ये समता सूचक चिन्ह होता है। कौन सा? समता सूचक चिन्ह होता है। समता सूचक चिन्ह किसे कहा जाता है? समान अर्थ लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे समता सूचक चिन्ह कहा जाता है। जैसे पगड़ी पहनाना, फिर समता सूचक चिन्ह सम्मान देना, 2 गुना 2 4, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस पर आप क्या है, एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, और यहां अगर आप नहीं भी खींचना चाहते हैं कुछ, सिर्फ आपने एक हेडिंग डाल दिया हिंदी व्याकरण, हम ये किताब ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण, या तो आप इस पर विवरण चिन्ह लगाएंगे बात का विस्तार करने के लिए, या अपूर्णांक चिन्ह। कौन सा? अपूर्णांक चिन्ह, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या है, डी प्लस से कर देंगे, है ना? किससे कर देंगे? डी प्लस से, कि भाई हमने ये काट दिया। संकेत चिन्ह को भी डी प्लस से कर दीजिए, संकेत चिन्ह जो लगाया है उसको भी डी प्लस से कर दीजिए। हाँ, डी प्लस कर दीजिए संकेत चिन्ह को। ठीक है, नीचे अगर डबल रेखा खींचिए तो उसको भी डी प्लस से कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति।
हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हाँ आ जाओ बेटा। टीचर के लक्षण है बेटा, पहले से लेट आने लग गए हैं ना। सरकारी टीचर्स के लक्षण होते हैं पहले से लेट आना, सरकारी सेवा में जो जाते हैं ना उनके हैं ना। ठीक है, आप भी सामने ही आ जाओ, इधर मेरे, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। अब देखिए क्या होता है। अब कुछ बच्चे तो क्या है कि उत्पत्ति लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग इसको, और इन दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग। अब ये तो उत होता है, उत उपसर्ग है, इसका तो अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और ये पति लिख दिया हमने, श्रेष्ठ पति। यहां उत का अर्थ होता है ऊपर, और ये पति का अर्थ यहां किससे लिया गया है? पैदा से, जन्म, जन्म से लिया गया। तो इस पे आधा तय और आता है। क्या आता है? आधा तय। कई बार सही और गलत में पूछ लेते हैं, आधा तय इस पर और आता है। हम लोग कुछ शब्द समझ आए थे, तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हम लोग इस पर यहां से बातचीत शुरू करेंगे। घर पर मेहनत करते हैं आप लोग? हिंदी को मत पढ़ना घर पर, ज्यादा जरूरत नहीं, अपना दूसरा सब्जेक्ट संभाल लेना। अब देखिए, एक संस्कृत भाषा का शब्द है सिंध। संस्कृत भाषा का एक शब्द है सिंध। अब जब भारत में मुसलमान आए थे, तो मुसलमानों की जो भाषा है, कुछ की तो अरबी थी, कुछ की पख्तून की, कुछ की ईरानी थी, कुछ की होती। तो फारसी भाषा जो होती है ना, फारसी भाषा, उसमें जो श होता है, श होता है फारसी भाषा में, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ह के रूप में होता है। फारसी भाषा में श का उच्चारण कैसे होता है? ह के रूप में होता है। और ये जो ध होता है, इसका उच्चारण क्या है? द के रूप में होता है। जो ध होता है, इसका उच्चारण किसके रूप में होता है? द के रूप में होता है। अब जब मुसलमान सिंध में आए, ठीक है, तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा। क्या कहा? हिंद कहा, क्योंकि उच्चारण इसी रूप में होता है। ये फारसी भाषा का कोई मूल शब्द नहीं है, उच्चारण ही ऐसे करते हैं वो लोग। तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा। और एक शब्द है संस्कृत भाषा का स्थान, एक संस्कृत, बेटा इधर आ जाओ, तो वहां दूर आ जाइए, यहां चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। एक संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, जब तक आपके समझ में नहीं आए, हाँ नहीं करना है। अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आया, जो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसका क्वेश्चन सही नहीं होगा एग्जाम में। ये गांठ बांध लेना इस बात को। हमको 3 क्लास की जगह 10 लग सकती है, 10 की जगह 20 पढ़ सकते हैं हम लोग। कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसके लिए मना कर देना, सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दीजिए। क्योंकि हम लोग जेएनयू से हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वहां बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, 100% रिजल्ट रहता है। आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका भी 100% रिजल्ट रह जाएगा, ठीक है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो उसको मना कर देना, सर ये समझ में नहीं आई, दोबारा से समझा दीजिए। कोई टीचर से कभी नहीं डरना चाहिए, ना उससे शर्माना चाहिए, ना घबराना चाहिए, ठीक है। अब एक संस्कृत भाषा में शब्द है स्थान, ठीक है। ये थ का उच्चारण जो है फारसी भाषा में ता के रूप में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं राजस्थान, उधर देखिए कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, फिलिस्तीन, ऐसे आपने देखा होगा, बलूचिस्तान, ता का उच्चारण होता है। तो उन्होंने सिंध के पार के स्थान को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। जब मुसलमान सर्वप्रथम सिंध में आए,
तो सिंध का उच्चारण उन्होंने हिंद के रूप में कहा, और सिंध के पार के स्थान को हिंदुस्तान का। और उन्होंने कहा कि यहां की जो जबाएं हिंदी है, जबाएं क्या है? हिंदी है। अर्थात यहां के लोगों की जो जबान है, जबान कहते हैं भाषा को, जबाएं हिंदी है। और ये सिंध को उन्होंने, यहां की भाषा को, जैसे हम तो कहेंगे भाई सिंध की भाषा कौन सी है? सिंधी। राजस्थान की भाषा कौन सी है? राजस्थानी। तो उन्होंने कहा कि यहां की भाषा हिंदी है। आरपीएससी ने एक सवाल पूछ लिया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज लेक्चरर में, कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? आपके जो है वर्ण विचार, तत्सम तद्भव, आगत शब्द, संज्ञा सर्वनाम, विकारी अविकारी शब्द, हम बात करेंगे सिलेबस पर, अभी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी जो है, ये तीनों सवाल आयोग ने पूछ रखे हैं, ये किस भाषा के हैं? तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। व्याकरण जो है, भाषा के परिष्कृत रूप को व्याकरण कहा जाता है, जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, वाक्य विन्यास के बारे में सीखते हैं, उसे क्या है? व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति समझ में आ गई। हिंदी शब्द, ठीक है, जब मुसलमान सिंध में आए तो फारसी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में होता है और ध का उच्चारण द के रूप में होता है। तब वो सिंध में आए तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा, सिंध के पार के स्थान को हिंदुस्तान कहा, और यहाँ की भाषा को क्या कहा? हिंदी कहा। क्लियर? अब ये सवाल एक बार आ जाता है कई बार कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, फारसी भाषा में हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर लिखेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे। लिखिए, फारसी भाषा में इधर देखिए बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आपने क्या नाम है? नेहा। नेहा, आप मुझे ये बताओ बेटा, ये चिन्ह क्यों लगाया है आपने? ये लगाया है, ये विवरण चिन्ह है। अरे बेटा, मुझे टीचर को पागल बनाते हो आप लोग। बेटा ये योजक चिन्ह है, ये तो लगेगा नहीं है। हाँ, तो आपने क्यों लगा दिया इसको? जब दो शब्दों के बीच, आप ही खुद ही कह रहे हैं ना, तो आपने क्यों लगा दिया इसको? कहां लगाया है? क्यों लगा दिया बेटा? क्यों लगा दिया बेटा इसको? बेटा पहला ही लाइन गलत कर देंगे तो अब नंबर कौन देगा हमें? नौकरी तो देगा नहीं वो, चाहे हमें मंगलवार का प्रसाद दे दे, लेकिन काटो इसको। कैसे काटना है? इसको ऐसे काटो। या तो आप दो चिन्हों की आपको छूट मिलेगी, चूंकि अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 300, बेटा एक तो तुम हाथ से मत ढका करो जो लिखना हो होता, ठीक है। इनको मुझे देखने देख रहे हो, मैं पकड़ूंगा कैसे आप लोगों को? पहले शब्द लिख रहे हो, उसी में ही गलती कर दे रहे हो, ठीक है। अब दो चिन्हों की छूट मिल सकती है। अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है, भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, अनुच्छेद 343। तो हम राजभाषा की बात कर रहे हैं, जिसमें आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में काम करेंगे, और उस राजभाषा में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर उसको आप गलती करते हो तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप देखेंगे जब रिजल्ट आता है, किताबों के अनुसार हमारे 90% सही होते हैं, 95% सही होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 60% ही को आंसर निकलते हैं। बाकी कहां गए क्वेश्चन? भैया तो भूत प्रेत का चक्कर है, या हम कुछ गलती करके आए, ठीक है। अब ये इसको या तो आप लगा सकते हैं अपूर्णांक चिन्ह, ये अपूर्णांक चिन्ह कि ये परिभाषा अपूर्ण है, इसको हम पूरा करेंगे। या फिर आप लगा सकते हैं विवरण चिन्ह, दो ही चिन्ह लगा सकते हैं। हाँ, आप सुनिए, ठीक है, दो ही चिन्ह लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं लगा सकते, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर फारसी लिखा,
अब फारसी तो गलत हो गया, ये फारसी तो गलत लिख दिया हमने, इस पे तो नंबर लिखेंगे नहीं, इसके नीचे नुक्ता लगाएंगे हम लोग, फा के नीचे नुक्ता लगाएंगे, ये नुक्ता आ गया। नुक्ता क्या है, दो होते हैं, एक तो नुक्ता ये होता है, नुक्ता ये होता है, इसको मृत्यु भोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज। अपने मर जाते हैं तब भी खाना पीना होता है, खाना कंपलसरी है हमारे यहाँ पर। जैसे पहले बच्चा पैदा होता था तो लड़का पैदा होगा तो कहता भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, गुड़ खिला दो, फिर कहने लगे लड्डू खिला दो। उसके बाद क्या है कि लोग कहने लगे नहीं, अब नहीं कहते लड्डू खिलाते, कहते दारू पिला दो, सीधे ही दारू पर आ जाते हैं। मर जाता है तो भी खिलाना पड़ता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ये नुक्ता होता है मृत्यु भोज। और एक नुक्ता जो है, ये नुक्ता जो होता है, इसका मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह होता है इसका मतलब। तो ये नुक्ता चिन्ह है, ये चिन्ह हमने फारसी भाषा से लिया है। हिंदी में कुछ शब्द आ गए फारसी भाषा, तो अगर इसके नीचे हम लोग नुक्ता नहीं लगाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? गलत हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? गलत। तो फारसी जब हम लोग लिखेंगे तो फा के नीचे क्या है? नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, जैसे जिला लिखते हैं बेटा, इधर देखो, इधर देखो, हम लोग जल्दी तो नहीं है ना, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना, तो यही हम लोग सीखते चले जाएंगे ना। अब जैसे हमने जिला लिखा, क्या लिखा? जिला। ऐसे लिखते हैं हम लोग, जयपुर जिला। अब बेटा इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है? इसका अर्थ बेटा होता है चमक, कांति। चमक है, कांति। और ये जिला शब्द होता है बेटा, जिला, इसका मतलब होता है मंडल। क्या होता है? मंडल, डिस्ट्रिक्ट। तो ये जिला हमें लिखना चाहिए। अब ये दोनों में अंतर एक बार पूछ लिया, बच्चे तो गलत कर आए उसको। ये लिखना नहीं चाहिए, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आपको कोई कहेगा नहीं कुछ भी, भाई आप कोई गलती कर रहे हो, कोई नहीं टोकेगा आपको। लेकिन अगर यहां गलती कर दिया तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब होता है मंडल। जैसे हम लोग बात करते हैं, कानून लिखते हैं, कानून से कोई नहीं बच पाएगा, कानून से। ये कानून का जो है ये गलत शब्द है, इसलिए तो हमको ना, ये आप ये क्या कर रहे हो, ये मुंह के हाथ लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये वहां इंटरव्यू देने जाते हो आरपीसी में, वहां कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी, आपको अंदर से ही देख देते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है, ये कर रहा है, नाक में उंगली डाल रहा है, कान में पेन डाल रहा है, वहीं से बाहर कर देते हैं, इंटरव्यू वहीं हो जाता है। पर्सनैलिटी का डिक्लाइन मत करो इसका, ठीक है। अब ये कानून जो होता है इसका मतलब होता है भट्टा। क्या होता है? भट्टा। ये हम लोग चूल्हा, नाम तो सुना तो होगा ना, वो चूल्हा जिसपे मां खाना बनाती थी, भट्टा। और ये कानून जो होता है, कानून, इसके नीचे हम लोग जब वो लगाएंगे तो ये होता है नियम। क्या होता है? नियम। अब आप हम लिखते तो ये हैं, और फिर हम लोग किस्मत का रोना रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमें नंबर नहीं मिले, हमारा सिलेक्शन नहीं हो। नंबर क्यों देगा भाई? वो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, एक डिक्शनरी निकाली है हिंदी उर्दू की, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है इन चीजों को, ठीक है। तो ये कानून, अब फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे। अब ये जो फारसी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये तो होता है ईरानी भाषा के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? ईरानी भाषा के। और फारसी जो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये हो गई लिपि। क्या हो गई? लिपि हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये कुछ भी नहीं है, चाहे कोई 10 किताब लेकर आए, उससे कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम लोग गलत लिख दिए। गलती किससे संबंधित किए हैं इतना लिख देगा, और फिर पूछेगा कि गलती किससे संबंधित है? नुक्ता से संबंधित है, चिन्ह से संबंधित है। एक ऑप्शन होगा किससे संबंधित है? चिन्ह से संबंधित है गलती। ये ऐसे सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो क्या है, जो पेपर बनाना वाला होता है ना, उसको ये पता है कि ये गलती क्या कर रहे हैं। क्या है? गलती क्या कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग, अभी मैं चलता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, टाइम तो है ना आप लोगों के पास में, ठीक है। टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक। अब हम लोग गलत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गलत लिख देते हैं।
अब हम लोग इतने कलाकार हैं, क्योंकि ये हमारे देश में विशेषता है और किसी में नहीं मिलेगी, इसको दे नहीं सकते हम इसको भी को किसी को। ठीक है, हम गलत को भी गलत लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, गलत को भी गलत लिख देते हैं। गलत जो शब्द है ये ऐसे लिखा जाता है, फारसी भाषा का शब्द है जो देवनागरी लिपि हिंदी में आ गया, ये गलत ऐसे लिखा जाता है। अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है, हम चल देंगे सुप्रीम कोर्ट, कोई जरूरत नहीं है। ये शब्द सही होता है, ये क्या है, ये शब्द सही होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, तो चूंकि भाषा का जो है संविधान में मानक रूप है। ठीक है, कहां थे हम लोग, चले वापिस। फारसी भाषा में स का उच्चारण स का उच्चारण ह के रूप में होता है। स का उच्चारण ह के रूप में। अच्छा, थोड़ी सी बातचीत कर ले हम लोग, फिर चलेंगे आगे। नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? अरे बैठकर बताओ यार, बैठकर, खड़े मत हो, बड़े हो गए अब आप लोग। नरसिंह, नरसिंह, यहां देखो बेटा, अब ये रथ है, क्या है, रथ है। ये कौन से, महाभारत में कृष्ण जी चलाते थे और अर्जुन बैठते थे उस पर। इस पर हमें बड़े की मात्रा लगानी है। किसकी लगानी है, बड़े की मात्रा लगानी है। ये बड़ा ऊ हो गया, इस पर हमें बड़े की मात्रा लगानी है। और ये रथ है, इस पर हमें छोटे की मात्रा लगानी है। अब सवाल यह है कि बड़े की मात्रा लगाएं कैसे। अब बड़े की मात्रा अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा सा यहां एक डंडा खींच दीजिए और फिर यहां लगा दीजिए रूप। ये तो हो गया, रूप में होता है। अब हम ऐसे कर देते हैं तो ये रूप हो गया, वो तुरंत पहचान लेगा गड़बड़ कर दी इसने, गलत कर दिया इसने वाक्य को, वो नंबर नहीं देगा। अब आपने जब लगा दिया तो रूप लिख दिया, तो इसको ऐसे कीजिए, यहां D+ कर दीजिए और यहां र बनाइए और फिर ऐसे कर दीजिए इसको, ये मानक रूप हो जाएगा। चलिए कीजिए सही। किसका, D+ का मतलब होता है डिलीट, डिलीट है। चूंकि हमारे दो देवनागरी लिपि है, इसमें बेटा मैं कराऊंगा सही, मैं कराऊंगा सही, नहीं तो फिर गलती करोगे वहां लाइव टाइम पे। ये आपका दोष नहीं है, ये टीचर की गलती है। टीचर ने कहीं गलती की है, आपके दिमाग में आ गया, वो लिखा हुआ देखा आपने। आपको इसको मंगल ग्रह से थोड़े लेकर आए हैं, आपने लिखा हुआ देखा है कहीं, इसलिए आपके दिमाग में छप गई वो कहानी। ठीक है, D+ का मतलब होता है डिलीट। एक बार RPSC ने, आयोग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि हिंदी में जो है किस लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी, हिंदी भाषा में किस लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, देवनागरी, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि या ब्राह्मी लिपि। रोमन लिपि के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो D+ का मतलब होता है डिलीट। चलिए करिए इसको सही, ऐसे जो लिख लिया आपने यहां D+ कीजिए और र बनाकर ऐसे ही ऊपर की साइड ही सही करेंगे इसे। अगर नीचे कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा वो मामला। ठीक है, लिखिए, फारसी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में होता है और ध का उच्चारण अब सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो और योजक शब्द है ना, योजक शब्द हम लोग हिंदी सेकंड ग्रेड वाले हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और लिटरेचर पढ़ेंगे। पहले हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे फिर लिटरेचर पढ़ेंगे। अब सुनिए मेरी बात, आपने लिखा होता है और, ठीक है। अब बेटा जब क्या होता है, जब हम और से शुरू करते हैं ना, योजक शब्द से और से शुरू करते हैं, तो फिर ये फुल स्टॉप नहीं आता है। क्या नहीं आता है? एक मिनट, अरे बहुत जल्दबाजी में है आप, है ना, ठीक है। तो जब हम और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अर्थात, इसलिए, क्योंकि, इन योजक शब्दों से किसी वाक्य को जोड़ते हैं तो फिर पूर्ण विराम नहीं आता इससे पहले।
ठीक है, अगर पूर्ण विराम लगा लिया तो इसको डी प्लस कर दीजिए, शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श का उच्चारण ह के रूप में होता है और ध का उच्चारण द के रूप में होता है, द के रूप में होता है। रूप में होता है, लिख लिए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब लिखिए, जब, पैराग्राफ चेंज करके, जब मुसलमान सिंध में आए, जब मुसलमान सिंध में आए तो उन्होंने सिंध में आए, इधर देखिए बेटा, नाम बताओ अपना। सत्यनारायण शर्मा, तो बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। अब बेटा आपने ये लिख दिया आए, ठीक है। अब ये पेन नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं, पेन नहीं खाते हैं। इधर देखिए, ये तो गलत हो गया। आयोग ने, राजस्थान ये है जो अधीनस्थ चयन बोर्ड, उसने एक सवाल पूछा, दीजिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। दीजिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दीजिए ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है, ऐसे कोई मंगलवार का प्रसाद भी नहीं देगा। आए ऐसे लिखा जाता है, ये जो है इसको डी प्लस करके ए कर दीजिए। जैसे गए लिखते हैं, इधर देखिए, इधर इधर, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी चलेंगे। अब गए जैसे लिखते हैं हम लोग, क्या है, गए, ऐसे कोई नहीं जाएगा। गए कैसे लिखेंगे हम लोग, गए। लिए लिखते हैं, राम के लिए, ये गलत है, लिए ऐसे लिखेंगे हम लोग। अगर ऐसे लिख देंगे तो उस पे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो कुछ क्या लिख रहे हो बेटा, हम बातचीत कर रहे हैं ना, सही करते चलेंगे हम, चिंता मत करो, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अगर हम गलतियां करें, आयोग जो है बहुत ईमानदार संस्था है, कभी गलती नहीं करता है। आप सही करेंगे क्वेश्चन को सही नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे गलत नंबर मिलेंगे। आयोग कभी भी, ठीक है, जो है गलत के साथ नहीं होगा, सही के साथ होगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे आयोग ने एक सवाल पूछा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से मतलब है हमारा, आयोग से एक सवाल पूछा उसने, काल किसे कहते हैं, क्या है, काल किसे कहते हैं, ये सवाल एक बार उसने पूछ लिया। अब पहला ही ऑप्शन था समय, होता है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पढ़ा होगा। समय किसको कहते हैं बेटा, काल, समय को कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं समय को कहते हैं, लेकिन आयोग कहता नहीं, ये गलत है, ये क्या है, गलत आंसर है। अब राजस्थान के 99% बच्चे कोर्ट में चले गए, सारे हमारा क्वेश्चन गलत कर दिया, भरतरी बाबा की जय, सब कोर्ट में चले गए। आयोग ने बुलाया किसी एक्सपर्ट को, सरकारी, वो भी वहां पर वकील भी बैठा और उनका बच्चों का वकील भी बैठा, और बुलाया कि गुरुजी चाय पियोगे, हाँ भाई चाय तो पी लेंगे। उन्होंने कहा, तो बोले कि साहब ये क्वेश्चन है, काल किसे कहते हैं। तो उनके वकील से ही पूछा, बच्चों के वकील से, कि समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा टाइम। तो फिर टेंस किसको कहते हैं, काल को। वो टीचर अपना बैग उठाकर, ठीक है तो चलता हूं मैं, हो गया काम। तो उन्होंने कहा समय के प्रति मानसिक बोध काल कहलाता है, इसका सी ऑप्शन है, ये गलत। 30 सेकंड लगाए, जो कोर्ट में 4 महीने से मामला हुआ। ऐसे जाते हैं टीचर, किताब लेकर नहीं जाते, सीधा प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्लास चल रही है, फरमान सर पढ़ा रहे हैं तो सामने खड़े हैं, अभी किताब में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। किताब तो क्या है बेटा, लल्लू लाल लोगों ने लिखी है, किताबें जो लिखी है वो तो लल्लू लाल लोगों ने लिखी है। लल्लू लाल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रात रात में गाइड छपकर बाहर आ जाती है,
ठीक है, अब हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए हम लोग कितनी गलतियां कर जा रहे हैं, 3 लाइन लिख रहे हैं, 3-4 गलतियां कर जा रहे हैं। कौन नंबर देगा हमें? कोई नहीं देगा। और हम लिखेंगे तो हमारा अच्छा प्रभाव जाएगा, हम सही लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने साहब 2 नंबर का, अब ये पूछने लायक है ये क्वेश्चन, लेकिन पूछ लिया उसने, उसको पता है ये गलती करते हैं, उसको ये तक पता है ये क्या क्या गलती करते हैं, उसी को पूछता है जो गलती करते हैं हम लोग। ठीक है, कहां थे हम लोग? हाँ, टेंस हो ना बेटा, काल अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, समय के प्रति मानसिक बोध काल कहलाता है। अब देखिए आरपीसी एक बाउंडर मिस्टेक बहुत कर रहा है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है आरपीसी। ठीक है, वो पूछता है शुद्ध अशुद्ध शब्द छाटिए, शुद्ध अशुद्ध शब्द छाटिए या बताइए। अब देखिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है अंग्रेजी में? प्योर। प्योर शुद्ध का अर्थ होता है प्योर। जैसे टंकी पे लिखा रहता है शुद्ध जल, शुद्ध प्योर। अशुद्ध, शुद्ध वो होता है जो गंदा नहीं है, अशुद्ध इम्प्योर, गंदा। अशुद्ध क्या हो गया? इम्प्योर, गंदा। जो गंदा है वो अशुद्ध है, जो शुद्ध नहीं है वो अशुद्ध है। फिर हम लोग जाते हैं एक गलत और सही, दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं, हिंदी में आ गए। गलत का मतलब होता है रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। सही का मतलब होता है राइट। तो शब्द या तो सही होगा या गलत होगा। शुद्ध कैसे हो सकता है शब्द? गंदा और पवित्र कैसे हो सकता है शब्द? ये गलतियां कर रखी हैं आयोग ने भी और किताबों में भी। भाई आप ही देखिए, शब्द पवित्र कैसे हो सकता है? हाँ, उच्चारण पर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। शब्द या तो सही होता है या गलत होता है। किसी भी चीज को हम सही मानकर बैठ गए और रूढ़ बन गए तो हम उसमें गलती कर जाएंगे आगे चलकर। तो अंग्रेजी में हम राइट बोलते हैं, इसलिए आयोग लिखा रहता है, आयोग लिखता है जब भी पेपर होता है कोई, अंग्रेजी मीडियम ही सही माना जाएगा, लिखा रहता है ना यूपीएससी के पेपर पर और आरपीएससी के पेपर पर। नहीं बेटा, ये हिंदी के भी तो नहीं है, ये तो संस्कृत के हैं। हम गलतियां कहां करते हैं? हम चीज पर डिस्कस नहीं करते, हम मान लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं सब कलेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर, कलेक्टर आईएएस। अब हम लोग कहते हैं कि साहब उसको जिलाधीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं यहां लिख दूं। पहली बात तो हम ये है कि हम लिखते ही गलत है। अब ये जो है जिलाधीश जो होता है, अब ये हिंदी नहीं है, ये तो फारसी शब्द है। और अधीश जो है संस्कृत भाषा का है। किसका है? इसमें हिंदी एक भी शब्द नहीं है। लिपि सुधार आयोग जब बैठे थे 1935 में, काका कालेलकर लिपि सुधार आयोग बैठा था, जो गांधी जी ने बिठाया था, तो उन्होंने कहा कि लिपि सुधार आयोग बैठे थे, जो शब्द हिंदी में जिस रूप में आ गए हैं उनको उसी रूप में ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो 100 साल इनको छाटने में लग जाएंगे, फिर 100 साल नए शब्द लाने में लग जाएंगे। तो इसलिए हिंदी जो है इसमें अंग्रेजी के भी शब्द आ गए, फारसी के भी, उर्दू के भी, अरबी के भी, संस्कृत के भी, प्राकृत भाषा के भी, और कुछ देशज शब्द आ गए। ऐसी भाषा को हमने मानक रूप दिया। तो ये जो मैं देखता हूं कई बार इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, बोलते हैं कलेक्टर को क्या बोलते हैं, बच्चा कहता है सब जिलाधीश बोलते हैं। वो बताने वाला भी गलत बता रहा है और सुनने वाला भी उसको वो गलत काम कर रहे हैं उसके साथ में। जिला तो फारसी का हो गया, कभी हिंदी में है ही नहीं ये शब्द, और अधीश संस्कृत भाषा का हो गया, तो फिर कैसे हो गया हिंदी का शब्द? तो ये जो चीजें है ना, ये ऐसी बाउंडर मिस्टेक है जो हमें क्या है कि पतन की ओर ले जाती है, मतलब पतन से हमारा रिजल्ट को नेगेटिव कर देती है। तो शुद्ध अशुद्ध शब्द तो संस्कृत भाषा का है।
कहां थे हम लोग? आय को सही कीजिए, लिख लिया आय, है ना? आय तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा। अच्छा एक बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी चलते हैं, 1 मिनट बातचीत कर लेते हैं, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को। अब इधर देखिए, एक मेरी स्टूडेंट रही है पिंकी यादव, तो मैंने उनसे पूछा एक दिन कि बेटा ये अनुस्वार कब लगाते हैं, अनुस्वार कब लगाते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया जो आज तक मुझे याद है, गुरुजी जब मन में आता लगा देते हैं, जब मन में नहीं आता तब नहीं लगाते हैं। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा वचन, एक टॉपिक लगा हुआ है। हाँ, वचन किसको कहते हैं? वचन तो वैसे तो शाब्दिक अर्थ बोलना होता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? संख्या को कहते हैं। ये जो वचन है इसका अर्थ होता है संख्या, ठीक है? क्या होता है? संख्या। ये सवाल एक बार पूछ ले, वचन किसको कहते हैं? हिंदी व्याकरण का पेपर दे रहे हैं, वचन का मतलब पहला लिखा वचन बोलना, दूसरा लिखा क्रिया, तीसरा लिखा संख्या, ठीक है, और चौथा लिखा कसम। वचन का मतलब होता है संख्या। एक संख्या जो होती है वो एक वचन हो गया। और ये एक शब्द है बहु, इसका अर्थ क्या होता है? अनेक। अनेक नहीं, अनेक। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अनेक। वचन का अर्थ क्या हुआ? अनेक संख्याएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन। एक बार इसका अर्थ पूछ लिया। बहुवचन का अर्थ क्या होता है? अनेक संख्या, एक से अधिक संख्या, बहुत सारी संख्या, संख्याओं का समूह, अनेक संख्या। एक्चुअली वो एग्जैक्ट अर्थ पर जा रहा है वो। जैसे कि वो ओलंपिक खेलते हैं ना, निशाना लगाते हैं, गोल चक्कर में कोई कहीं भी मार देता है, लेकिन एग्जैक्ट मारना उस पर है निशाना। वो ये कहता है आयोग कि एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा है उसकी तलाश करनी है, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब अनेक संख्याएं हो, जब बहुवचन में वाक्य हो तो फिर अनुस्वार आता। अब जैसे आपने ये उन्होंने लिखा, क्या लिखा? उन्होंने, ये गलत हो गया। यहां पर एक अनुस्वार आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, ठीक है? जब मुसलमान सिंध में आए तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा, सिंध को हिंद कहा, कहा के बाद कोमा लगाइए, यहां की भाषा को, यहां की देखो, मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूं, फिर चलेंगे, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे, ठीक है? गांधी जी एक शब्द है लिखा हुआ है उस पर, 2000 के नोट पे लिखा हुआ है गांधी जी, ये गलत है। गांधी पर चंद्र बिंदु आता है। क्या है? चंद्र बिंदु आता है। कहा ऐसे, यहां की, यहां, ये चंद्र बिंदु आता है। अब लोग, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? कुछ लोग क्या कहते हैं? अभी बेटा अभी थोड़ा सा चलते हैं ना। अब कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? एग्जामिनर कोई मंगल ग्रह से पेपर नहीं लाता बनाकर, हम जो गलतियां करते हैं वहां से लेकर आता। अब लोग, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? नहीं, आजकल परंपरा में यही चला आ रहा है, यही क्या है? चला आ रहा है, इसलिए हम अनुस्वार लगा देते हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी एक हिंदी में, उन्होंने किताब लिखी है हिंदी शब्दानुशासन, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। उनका ये कहना है कि अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार की जगह करना चाहिए, चंद्र बिंदु का प्रयोग चंद्र बिंदु। चूंकि अनुस्वार जो है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, अनुस्वार तत्सम है, चंद्र बिंदु उसका बिगड़ा हुआ रूप है। अनुस्वार की मात्रा जो होती है वो दीर्घ की होती है। देखिए, अब जैसे हम लोग यहां लिख देते हैं
कुछ लोग लिख देते हैं कि साहब मोहन हंस रहा है, हंस रहा है। अब ये हंस जो है ये तो गलत लिख गया। हंस तो मतलब होता है, यहां देखिए ये हंस जो है ये तो पक्षी है, ये क्या है, पक्षी है। और हंस रहा है ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया। देखिए कितना अंतर हो गया दोनों में। अब लोग फिर कहते हैं साहब हम चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगाएंगे। लगा लीजिए भाई, आपको सिलेक्शन तो नहीं होगा, मना कोई नहीं कर रहा, देश है, स्वतंत्र है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हम नहीं, हम अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु लगाकर, वो चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगाकर नंबर लेना चाहते हैं, फिर नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो है नहीं, कुछ और है। गांधी अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर गांधी अगर ऐसे लिख दिया तो इस पे 2 नंबर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, कहां थे हम लोग? यहां की भाषा को हिंदी कहा, यहां की भाषा को हिंदी कहा, और सिंध के पार के स्थान को, पार का मतलब आगे का, और सिंध के पार के स्थान को हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। पार के स्थान को हिंदुस्तान कहा, कहा था, कहा था, फुल स्टॉप लगा दीजिए। सिंध के पार के स्थान को हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, अब लिखिए अतः, अतः हिंद। अब देखिए थोड़ा सा एक बार मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं फिर चलता हूं आगे। अगर हम अतः लिखते हैं तो ये जो खड़ी ये शिरोरेखा है ना, इसके नीचे हमें ये लगाना पड़ेगा, ये हो गया अब विसर्ग। क्या हो गया? विसर्ग। अच्छा चॉकलेट खाओगे क्या आप लोग? हाँ या नाम बताओ। नहीं खाओगे? विसर्ग किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आया था रीट में, अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं? उसको पता है पेपर बनाने वाले को, इनको पता नहीं है परिभाषा का, विसर्ग किसे कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। खैर मैं अभी आऊंगा इस पर, ठीक है। मैं गलत बताऊं, मुझे पता नहीं, मुझे पता कल पेपर में आ जाता 99% गलत कर आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली उसको ये पता है कि ये क्या नहीं पढ़े हुए हैं उसको। अब देखिए अगर इसको, ये जो ऊपर शिरोरेखा खींची है ना, इसको हम इसके नीचे लगाते हैं तो ये विसर्ग कहलाएगा। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इससे दूर लगा देंगे तो ये अपूर्णांक चिन्ह कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अपूर्णांक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा के चले जाते हैं। अब ये अपूर्णांक चिन्ह है, अतः नहीं लिखा गया। एक ही चिन्ह है, वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। कहां थे हम लोग? हाँ मैं अभी बताता हूं इसको। तो ये जो दुख होता है ना, ये ऐसे आता है, ठीक है। अब ये शिरोरेखा क्या है, पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बीच में आ गए ना, दोनों के मध्य में आ गया। लेकिन हमको थोड़ा सा वो भी छोड़ना है। ये द का है, क्या है, विसर्ग किसका है? द का है। ये इसके साथ आता है, इसकी शिरोरेखा के नीचे, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि वहां स्कूल में देखिए पेपर क्या कहता है, आयोग क्या कहता है, जैसे आप पढ़ा हुए ना वैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, उससे अलावा नहीं पूछेंगे, ठीक है। कहां थे हम लोग? अतः, हाँ अतः हिंद, ठीक है। अतः हिंद,
हिंदी, और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। अब एक हेडिंग डालिए, व्याकरण। क्या है व्याकरण? इसमें लिखिए भाषा के परिष्कृत रूप को व्याकरण कहा जाता है। कहा जाता है। भाषा के परिष्कृत रूप को व्याकरण कहा जाता है। अच्छा, आप जैसे कोई गलतियां कर देते हैं ना, मान लीजिए कोई गलती हो जाए, उसको ऐसे मत काटा करो, है ना। अगर कोई गलती हो गई ना, मान लीजिए हमने क लिखा, कोई गलती हो गई तो इसको क्या कर दीजिए, डी प्लस कर दीजिए। ये मत काटा करो, नहीं उसको पता चल जाता है कि इसने गलतियां की हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो व्याकरण होती है ना, व्याकरण होती है, इसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं व्याकरण के। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्याकरण के कितने रूप होते हैं। ठीक है, अर्थात कितने प्रकार होते हैं व्याकरण के? कितने प्रकार होते हैं? दो। हमको भेद नहीं लिखना चाहिए। प्रकार और भेद में जो है अंतर होता है। प्रकार तो होता है मुख्य विभाजन, और भेद जो होता है आंतरिक विभाजन। क्या होता है? आंतरिक विभाजन। जब व्याकरण का हम लोग और विभाजन करेंगे तो उसको क्या है, हम लोग भेद लिखेंगे। भेद लिखेंगे। ठीक है। अब व्याकरण के दो रूप होते हैं। ठीक है, कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं? हैं जी? बेटा वो भाषा बता रहे हो आप, है ना। तो दो रूप होते हैं। एक तो होती है शब्द व्याकरण। कौन सी होती है? शब्द व्याकरण। और एक होती है पद व्याकरण। कौन सी होती है? व्याकरण के दो भेद होते हैं। एक शब्द व्याकरण होता है और एक क्या होता है? पद व्याकरण। हिंदी शब्द की उत्पत्ति समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब शब्द व्याकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या है, शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं। शब्दों के बारे में, वर्ण विचार को भी इसी में रख दिया इन लोगों ने। ठीक है। इसमें हम लोग क्या है, जिस व्याकरण के भाग में, ठीक है, जिस व्याकरण के भाग में शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम शब्द व्याकरण कहते हैं। जैसे वर्ण विचार है, संधि है, समास है, शब्दों का निर्माण करते हैं, और इसमें प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, ठीक है, तद्भव, ठीक है। एक तो कौन से हो गए इसमें? तत्सम, तद्भव,
आगत शब्द कौन से हो गए? आगत शब्द। अब आगत शब्द में कौन कौन से हो गए? ठीक है, एक तो अरबी के हो गए, एक किसके हो गए? फारसी के हो गए, उर्दू के हो गए, और एक किसके हो गए? अंग्रेजी के। ठीक है, और एक इसमें क्या है? ठीक, आगत शब्द से मतलब जो विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए। ठीक है, आगत शब्द हो गए इसमें शब्द सही और गलत, शब्द युग्म, शब्द युग्म क्या हो गए? शब्द युग्म। ठीक है, और देशज शब्द, देशज शब्द, ये क्या हो गए इसमें? देशज शब्द हो गए। ठीक है, अब एक होती है पद व्याकरण। कौन से होते हैं? पद व्याकरण। अब पद व्याकरण में क्या करते हैं हम लोग? जिसमें हमें पदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर शब्द को हम एक से अधिक शब्दों को जब वो रखते हैं तो वाक्य के रूप में वो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पद व्याकरण कहलाती है। जिसमें हम लोग क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, कारक, ठीक है, कौन से कारक हो गए, विकारी, अविकारी शब्द, विकारी तो हम कह ले अविकारी शब्द, ठीक है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, क्या हो गया? लोकोक्ति, मुहावरा, किस भाषा का शब्द है? मुहावरा, एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक शब्द, वाक्य, वाक्य सही और गलत, वाक्य सही और गलत। तो इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग आयोग की तरफ चल देते हैं थोड़ा सा। आयोग ने एक सवाल पूछा, इसमें छोटा सा आंसर पूछा कि इसमें से शब्द व्याकरण का उदाहरण नहीं है, शब्द व्याकरण का उदाहरण नहीं है। अब एक तो आ गया उसमें वाक्य, एक कारक आ गया, एक संधि आ गया, क्या आ गया? एक संधि आ गया, और एक इसमें क्या है? क्रिया आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से, ठीक है, पद व्याकरण का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन था, सॉरी, पद व्याकरण का उदाहरण नहीं है। तो अब कौन सा है? संधि शब्द व्याकरण में आता। आसान सा क्वेश्चन था जिसको स्टूडेंट ढूंढते हुए डोल रहे थे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आ गया एक। ठीक है, तो अब ये व्याकरण क्या होता है कि हमें दो रूप होते हैं। ये आपके क्या है? सिलेबस में लगा रखा है उन्होंने। ये आपके क्या है? यहां पर सिलेबस में लगा रखा है। तो हम लोग क्या है यहां पर? शब्द व्याकरण की भी बात करेंगे और पद व्याकरण की भी बात करेंगे। क्लियर हो गए? व्याकरण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। काल इसमें आएगा, पद व्याकरण में काल है, चूंकि वाक्य उसमें करते हैं ना हम लोग, इसको इसमें लिख लेंगे, है जी। वचन सारे इसमें आएंगे। हाँ, वचन नहीं, जो वचन है वो तो एक वचन बहुवचन होता है, वो तो शब्द व्याकरण का हो गया। और काल जो है किसका हो गया? पद व्याकरण का हो गया। ठीक है, वचन किस में आएगा? इसमें आएगा, और लिंग ये इसमें आएंगे। वचन लिंग किस में आएंगे? इसमें। अनेकार्थ शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, ये किस में आएंगे? शब्द व्याकरण में आएंगे। क्या हो गया? ये विलोम शब्द, ये सब इसमें आएंगे शब्द व्याकरण के अंदर। तो एक सवाल ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में उनमें से। ठीक है, यहां तक क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिए, व्याकरण के दो रूप होते हैं। व्याकरण के दो रूप होते हैं। रूप को तो गलत नहीं लिखेंगे अब आप। व्याकरण के दो रूप होते हैं।
दो रूप होते हैं। अब सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। व्याकरण के दो रूप होते हैं। अब जब हम लोग होते हैं, जब उनका व्याकरण के दो रूपों की बात कर रहे हैं ना, तो फिर फुल स्टॉप नहीं आएगा, विवरण चिन्ह आएगा, क्योंकि हम उनको बतला रहे हैं ना विस्तार से। दो रूप होते हैं, शब्द व्याकरण, दूसरा है पद व्याकरण। पहला लिखिए शब्द व्याकरण और दूसरा है पद व्याकरण। पहला लिखिए शब्द व्याकरण और दूसरा है पद व्याकरण। पद व्याकरण, फुल स्टॉप लगा दीजिए दोनों। शब्द व्याकरण के बाद फुल स्टॉप हो गया, शब्द व्याकरण के बाद फुल स्टॉप लगाइए, नहीं तो वाक्य तो अधूरा हो गया ना। अब देखो इधर देखिए, क्या नाम बताया था अपना? अगर हमने ये लिख दिया कि भाई दो रूप होते हैं, एक शब्द व्याकरण, क्या लिख दिया? शब्द व्याकरण, और हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आयोग पूछ लेगा गलती किससे संबंधित है? विराम चिन्ह से संबंधित, चिन्ह से संबंधित गलती है, तो यहां पर इसको लगा दीजिए पद व्याकरण। अच्छा, एक समस्या और आती है, कंफ्यूज होते हैं। पहले तो हमने लिख दिया मान लीजिए शब्द व्याकरण, शब्द व्याकरण, और दूसरा है पद। अब स्टूडेंट के सामने समस्या आती है, ये और को कहां लिखे हम? या तो हम उसको लॉक कर जाते हैं, खा जाते हैं बीच में, तो और दूसरा हो गया पद व्याकरण। और को कहां लिखना चाहिए? यहां इसके बाद लिखना चाहिए, दो से पहले लिखना चाहिए क्रम से, ठीक है। पहले लिखिए शब्द व्याकरण, शब्द व्याकरण, शब्द व्याकरण। व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात जानकारी लेते हैं, में पढ़ते हैं अर्थात जानकारी लेते हैं। इधर देखिए, अगर हम लोग अर्थात ऐसे लिख देंगे तो इसमें गलत हो जाएगा, इसमें ये हलंत चिन्ह आएगा। अर्थात जानकारी लेते हैं, लेते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसे शब्द व्याकरण कहा जाता है, उसे शब्द व्याकरण कहा जाता है, उसे शब्द व्याकरण कहा जाता है। फुल स्टॉप लगाइए। जैसे जैसे वर्ण विचार, अगर आप पॉइंट भी नहीं लिखे तो सीधा कॉमा लगाता, वर्ण विचार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, शब्द युग्म, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, आगत। आगत कोष्टक में लिख लेंगे हम लोग, अरबी,
फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। बेटा ये तो डच उसका निकल का आया है वहां से, और चीनी तो नहीं पूछे जाते कभी एग्जाम में, क्योंकि हमारा उधर से क्या है, व्यापार नहीं रहा। ठीक है, आदि इत्यादि, आदि इत्यादि। अच्छा, इत्यादि का मतलब क्या होता है? मतलब और भी हो सकता है। आदि का तो मतलब क्या हुआ, जो प्रारंभ से लिखते आए। इत्यादि का मतलब क्या होता है? और, वगैरह वगैरह, और भी हो सकते हैं। अब लिखिए पद व्याकरण। पद व्याकरण, पद व्याकरण। व्याकरण के जिस भाग में पद एवं पदान्वय, पद एवं पद अन्वय, ठीक है, पदान्वय का मतलब क्या होता है, उनको अलग अलग पहचानना। पद एवं पदान्वय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे पद व्याकरण कहते हैं। उसे पद व्याकरण कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। काल, वाक्य, अविकारी। कोष्ठक में आप अव्यय भी लिख सकते हैं। काल, वाक्य, अविकारी, लोकोक्ति, मुहावरा, एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द। दूसरा, वाक्य सही और गलत, आदि इत्यादि, आदि इत्यादि। सब इसी में आएगा। वाच्य है, वृत्ति, पक्ष। क्या है? पक्ष। पक्ष भी होता है, एसआई में लगा हुआ है ये वृत्ति और पक्ष ने। इसमें एसआई के टॉपिक उसमें लगा हुआ है। वृत्ति कहते हैं मूड को, पक्ष मतलब किसी क्रिया के समय को देखना, किस समय के मध्य हो रही।
आदि इत्यादि। अब इसमें न एक मैं और बता देता हूं, ये जो पद व्याकरण है इसमें निबंध है, संक्षिप्तीकरण, वृद्धिकरण ये आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना तो ये एसआई में है ना ये सेकंड ग्रेड में है। अब देखिए ये जो हम लोग समझते आ रहे हैं ना, इन्हीं में से क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। इनमें सिलेबस का मतलब ये होता है कि सामान्य तरीके से एक पाठ्यक्रम दे रखा है आपको, और उसका क्या है कि आप उसको 10-10 5-5 बार उसको पढ़ सकते हैं, तो उस वो होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आप दिमाग से निकाल देना कि साहब हिंदी में दो चीजों को ध्यान रखना, हिंदी में फेल और पास की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे और आपकी है, और कोई नहीं है इसके बीच में। या तो अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो आपकी गलती है या मेरी गलती है, पॉजिटिव रहता है तो फिर मेहनत है आप लोगों की। ठीक है, बातचीत यहां तक क्लियर होगी, शुरुआत करें। अब इसे जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, इसे एक सवाल आता है आपका, कौन सा आता है? एक सवाल आता है इससे आपका, क्या है पानी देने, इससे एक सवाल आता है आपका, एक हेडिंग डालिए वर्ण विचार। ये देखिए ये टॉपिक जो है चॉकलेट खाओगे, गिलास लोगे, चॉकलेट खाओगे क्या? ये पानी किस भाषा का शब्द है? तो कमाते बेटा, होमवर्क है घर से करके लाना, पेपर आउट है कल तक करके लाना, ठीक है? कहीं भी देख कर करके लाना, गूगल पे मत देखना, गलत बताएगा। आप पूछ सकते हो, किताबों में ढूंढ सकते हो, जहां से ढूंढो, पेपर आउट है, पूछ सकते हो कि जहां से आपको मन करे वहां से पूछ लो। चलो मैं पी लूंगा। ठीक है, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम में। हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे एग्जाम से संबंधित, क्लास में। एग्जाम से जो संबंधित टॉपिक नहीं है वहां पर बात नहीं होगी। एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक नहीं है, ना क्लास में बात होगी ना क्लास से बाहर बात होगी। मुझसे सिर्फ और सिर्फ आप परीक्षा से संबंधित ही बात करेंगे, इसके अलावा मैं नहीं जानता सारी चीजों के बारे में। ठीक है, हाँ हम इसी पर फोकस करेंगे। आपका 200 नंबर की व्याकरण है, आपकी 80 से 90 नंबर की व्याकरण है, तो हमको ये ढूंढना होगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। सही छोड़िए कौन सा क्वेश्चन गलत होता है, कि आयोग हमको किस क्वेश्चन में चैलेंज करके जाएगा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और कल से ये मोबाइल थोड़ा सा अंदर पॉकेट में रख, नहीं तो मैं सारे मैसेज पढ़कर क्लास में सुना दूंगा आपके। ठीक है, नहीं मैं नहीं बता रहा बेटा, कल का होमवर्क है ये, तो कल का होमवर्क है। एक बार आयोग ने पूछा, सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में आया, उर्दू किस भाषा का शब्द है? सेकंड ग्रेड के हिंदी के पेपर में आया, उर्दू किस भाषा का शब्द है? एक बार आया, औरत किस भाषा का शब्द है? तुक्का मारते हो बेटा, बहुत मारते हो तुक्का। तुक्का होता है ना, तुक्का क्या होता है, ये भी अपने देश में है, मजेदार चीज है ये। ये अपना पेटेंट है अपने कंट्री का, ये इसको हम दे नहीं सकते किसी को। ठीक है, वो जैसे हम लोग कहते हैं यार मोहन बहुत खराब लड़का है, मोहन क्या है? बहुत खराब लड़का है, तो सामने वाला कहेगा हाँ भाई बहुत खराब है। किसी ने कहा था, मोहल्लेवासी कह रहे थे, मोहल्लेवासी ऊपर भाई मोहन खराब है, कि हाँ यार पूरा मोहल्ला कहता है मोहन खराब है। कौन कह रहा था? उसका पड़ोसी कह रहा था। पड़ोसी से पूछने कहे कि मोहन खराब है? खराब है भाई, सुबह निकलता है 7 बजे अच्छे कपड़े पहनकर, शाम को आता है लेट, तो सारे दिन घर से बाहर रहता है, तो खराब के ही लक्षण है ये, चाहे वो नौकरी करने जा रहा हो। हम तुक्के पे बात बहुत करते हैं, हमको एग्जाम में नहीं करना है। औरत पूछ लिया, अब औरत पूछ लिया तो आदमी भी पूछ लिया, आदमी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ये दोनों सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है।
एसआई ने दीदार क्वेश्चन पूछ लिया था पुलिस सब इंस्पेक्टर में। दीदार पेपर बनाने वाला बेवकूफ आदमी था कोई, वो ठीक है। अब उसने क्या है, ये बेटा होता है दीद। दीद कहते हैं हम नजर को, नजर ऐसे लिखा जाता है। ये दीद फारसी है, क्या है? फारसी। इसमें आर लगा हुआ है अरबी का, तो ऑप्शन होना चाहिए था उसमें, फारसी और अरबी ऑप्शन होना चाहिए था। दिया नहीं उन्होंने, बच्चे ढूंढते रह गए, कोर्ट में उलझ गया मामला। 2 साल थानेदार की वैकेंसी अटकी रही उसमें। लेकिन फिर बुलाना तो पड़ेगा ना, लल्लू लालू से काम थोड़ी चलेगा। तो उन्होंने ऑप्शन ही गलत दे दिया। नहीं, फारसी अरबी हो गया बेटा। दीद फारसी शब्द है, मूल शब्द दीद है। हाँ, आर जो शब्द है ये अरबी हो गया, दीद तो फारसी हो गया। तो हो क्या गया ये? फारसी अरबी। ऐसे होना चाहिए था ऑप्शन, फारसी अरबी ऐसे होना चाहिए था। देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना हमारे बातचीत से आते हैं। हम बातचीत करेंगे किसी टॉपिक पर और हम सीधा फैक्ट पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम एक एक चीज को जब समझते हुए जाएंगे तो हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर पूछ ले, वो दुनिया का कोई भी आदमी पेपर बना ले, बाहर करके दिखा दे क्लास से बाहर पेपर को, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही करके जाएंगे, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, ऐसा नहीं, हमारी जो कम्युनिटी है ना, टीचर जो कम्युनिटी है, टीचर जो जात है, उसी ने चीजों को गलत पढ़ा रखा है। बच्चे गलतियां नहीं करते भाई। बच्चों ने क्या, बच्चों से फीस मांगी, उन्होंने फीस दे दी। उनसे कहा क्लास में आ जाओ, वो क्लास में आ गए। फिर किसकी गलती रही? वो उन्होंने कहीं लिखे हुए देखते हैं चीजों को और वो गलत कर देते हैं। ये सारा चक्कर हो जाता है। मैं सेकेंड ग्रेड में लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा आपको, 1.5 घंटा लिटरेचर पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा, हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। उसका पर डे आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा। क्योंकि आज तो हमारा क्या होता है 2 घंटा लिखने में ही चला गया। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पहले हमारे एक वो थे टीचर थे विपिन चंद्रा जी, हिस्ट्री लिखी जिन्होंने, आधुनिक भारत का इतिहास, नाम तो सुना होगा, जेएनयू के थे। नामवर सिंह मेरे टीचर रहे, गाइड रहे। तो हमने उनसे पूछा कि सर हम कैसे अच्छे टीचर बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले समझा दो बच्चे को क्लासरूम में, उसके बाद लिखा दो, वो स्थायी हो जाएगा और अगला जो स्टेप होगा वो एग्जाम में सही कर आएगा उसे। अगला जो स्टेप होगा वो क्या है, एग्जाम में उसको सही कर आएगा। अगर हम लोग ये, इसलिए हम लोग लिखने की पद्धति लेते हैं। अब मैं आपको लिखवाता नहीं तो मुझे तो बहुत सारी चीजों का ही पता नहीं चलता। कितनी सारी, पहले 4 वाक्य लिखे, 4 वाक्य में कितनी गलती की होंगी बेटा हमने, बहुत सारी गलती कर गए। तो हमको तो कोई भी नहीं देता और फिर कहते हैं फरमान सर के पास पढ़ आए और फिर फेल हो गए। ये टीचर क्लास का मतलब यही होता है। ऑनलाइन से बेहतर क्यों होती है ऑफलाइन? क्योंकि ये होता है कि मेरे सामने बैठे हो आप, जो गलतियां कर रहे हैं उन पे हम बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ कमेंट क्या आया है, पता चला कि वो मोबाइल पर लेट के पढ़ रहा है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का अंतर होता है दोनों का, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे यहां पर वर्ण विचार। देखिए बेटा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एक सवाल आया है वर्ण किसे कहा जाता है, ये सवाल आया है एक बार। और एक बार ये क्वेश्चन आया था वर्ण के कितने रूप होते हैं। अब वर्ण जो है, वर्ण ध्वनि की जो लघुत्तम इकाई होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहा जाता है। पंडित केशवरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु का कहना है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की किताब लिखी है जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। और एक पंडित केशवरीदास वाजपेयी ने भी लिखी है जो वो भी नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है, हिंदी शब्दानुशासन, शब्दों को अनुशासन में लाना, व्याकरण है ना कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि वर्ण किसे कहा जाता है। एक सवाल आया कि ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है, अर्थात छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जैसे हमने लिखा यहां पर क लिखा, च लिखा, ट लिखा और एक ई लिख दिया, ये वर्ण कहलाता है। अब इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन हम लोग उधर चलते हैं। आपने आयोग देखा है नहीं देखा? अजमेर में दिखा के लाऊंगा, एग्जाम के बाद दिखा के लाऊंगा आपको, बहुत जगह घुमाऊंगा एग्जाम के बाद में। अरे बेटा ये तो अच्छी बात है, बहुत ईमानदार संस्था है। इतनी पारदर्शिता दुनिया के किसी एग्जाम में नहीं है। पहले ही पता रहता है पेपर कोर्ट में जाएगा, पेपर कोर्ट में जाएगा, पहले ही पता रहता है। बहुत ईमानदार संस्था है।
अब देखिए, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में। देखो बेटा, व्याकरण अगर हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण चाहे वो एसआई की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे देश के किसी भी कोने में अगर हिंदी व्याकरण का पेपर हुआ है और जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है वो फिर सही होना चाहिए। अगर वो गलत हो रहा है तो वो सिर्फ आपकी गलती है या मेरी गलती है, दो में से तीसरे की गलती और नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ण, अब उन्होंने क्या पूछा, अक्षर किसे कहा, अक्षर का उदाहरण है। एक क्वेश्चन पूछ लिया स्कूल व्याख्याता में और 4 ऑप्शन दे दिए। वर्ण ध्वनि के लघुत्तम निकाय को वर्ण कहा जाता है। अब इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते इससे ज्यादा। हलंत हम लोग खड़ी पाई में इसलिए लगाते हैं जिसके इसके स्वर को हम बाहर करते हैं। क में से अब ये स्वर हमने बाहर कर दिया। क्या कर दिया? ये बाहर कर दिया। तो अब वर्ण क्या है? अब उन्होंने क्या काम किया, अक्षर किसे कहते हैं ये सवाल पूछ लिया। आ का अर्थ होता है बिना। आ उपसर्ग है संस्कृत भाषा का, इसको उर्दू में बोलते हैं बिना। उर्दू तुर्की का है। आदमी और औरत अरबी भाषा के शब्द हैं, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। आदमी और औरत अरबी भाषा के शब्द हैं। पानी नहीं, ये तो होमवर्क है ना सर, होमवर्क है। अच्छा, चॉकलेट खाओगे क्या आप लोग? थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते हैं। चॉकलेट खाओगे या नहीं खाओगे ये बताओ पहले। खाओगे? चलो तो मुझे ये बताओ, अगर आप चॉकलेट खाएंगे तो कृष्ण का अर्थ क्या होता है? एक बार सवाल आया 2 नंबर का, बहुत मजेदार है बेटा। पूरा पेपर क्लासरूम से मैं सेट कर दूंगा अगर आप डेली आओगे तो। कृष्ण का क्या अर्थ होता है? कुछ भी बता दो, बता दो, लेकिन कुछ भी बता दीजिए, बता दीजिए, वही बता दीजिए जो बताना चाह रहे हो। हाँ, कृष्ण हो गए ना बेटे, ये कृष्ण हो गए ना। कहते नहीं कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो कृष्ण जी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? काला भी होता है। इसी पर निशान लगाएंगे, पिटवाओगे आप हमें। देखो बेटा, ये काला वो एग्जाम के संदर्भ में पूछ रहा है। ये तो हमारा गांव का अर्थ है, कृष्ण काला होता है। ये कृष है, कृष। एक ऋतिक रोशन है, वो तो बड़ा सुंदर हीरो है, तो वो तो काला नहीं है। कृष का मतलब होता है राजा। राजा का अर्थ होता है, कृष का मतलब होता है पालन करने वाला। पालन करने वाला। मैं भक्ति काल में पढ़ाऊंगा, भक्ति काल जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। एक सवाल आ गया था, कृष्ण भक्ति का उदय। ये क्वेश्चन आ गया, कृष्ण भक्ति का उदय, और कृष्ण को रेखांकित कर देता, कृष्ण का अर्थ क्या है यहां पर। ठीक है। और न का अर्थ है निर्वाण देने वाला। क्या होता है? निर्वाण देने वाला, पालन करने वाला और निर्वाण देने वाला। कौन हो गए? कृष्ण हो गए। ये एक ऑप्शन आया था उसमें। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, एक क्वेश्चन और पूछ लिया था। नाम बताओ। सही ले बेटा, चॉकलेट खाओगे? नहीं नहीं, तो मैं क्वेश्चन का आंसर बताओगे तभी तो खिलाऊंगा, ऐसे थोड़ी खिलाऊंगा। तो मास्टर हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी ही है। ठीक है। एक शब्द और पूछा था उन्होंने, राम का अर्थ क्या होता है? श्री राम का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, सुना या नहीं सुना है? राम राम करते हैं ना हम लोग, सुना या नहीं सुना? पहले तो ये बताओ, सुना है? नहीं सुना है तो यहां लिख दिया मैंने, अब सुनिए। इसका अर्थ क्या है? ये होमवर्क है आपके लिए। राम का अर्थ क्या है? हाँ, संबोधन करते हैं इस नाम से हम, अच्छा नाम है ना, संबोधन करते हैं बेटा। अर्थ मैं तो पूछ ही रहा हूं, तभी तो चॉकलेट खिलाऊंगा। देखो, इसके 2 अर्थ होते हैं। इसका अर्थ होता है मनोयज्ञ। एक क्वेश्चन आया था, राम भक्ति का उदय दक्षिणी भारत से हुआ था, और रेखांकित कर दिया था राम का अर्थ क्या है। राम का अर्थ क्या है? कहां चले गए भगवान राम? अभी मत जाओ भाई, हमारा बेड़ा पार कैसे होगा? मनोयज्ञ। दूसरा अर्थ ये होता है, इसका अर्थ सुंदर। अब दोनों अर्थ आ जाए तो आप इस पे लगाएंगे, क्योंकि ये शास्त्रीय अर्थ है। ये क्या है? शास्त्र। मनोयज्ञ राम का अर्थ होता है, और सुंदर। ये 2 अर्थ इसके होते हैं। दोनों एग्जाम में पूछे हुए सवाल है एग्जाम में। खैर, अब हम लोग वापिस चलते हैं यहां पर। ठीक है। अब कामता प्रसाद गुरु जो है, ठीक है,
अब इन्होंने क्या है कि फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल पूछा, आपके समझ में तो आ रहा है ना एग्जाम। देखो बेटा समझना है मेन कहानी, ठीक है। लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाता है आपको, ट्रक भर के ले आओ नोट्स मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। अक्षर किसे कहता है ये क्वेश्चन पूछा। अब आयोग ये कहता है कि सारे क्वेश्चन सही हैं, आंसर सही है। जैसे एक बार आरएस में एक सवाल पूछा कि सरिस का स्थित है एशिया महाद्वीप में, भारत में, राजस्थान में, अलवर में। चार ऑप्शन सही है, लेकिन प्लेटो की एक थ्योरी है बेस्ट। बेस्ट क्या है? उन्होंने कहा जो सबसे नजदीक है वो बेस्ट है, जो सबसे आसान है वो बेस्ट है। अब यहां ये आ का अर्थ होता है बिना, क्षर का अर्थ होता है टुकड़े, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे अक्षर कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु कहता है प्राय वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, पहले सारे स्वर अक्षर के उदाहरण। अब जब हम वर्णों का क्रम देखते हैं, तो जब वर्णों का क्रम देखते हैं तो पहला क्रम किसका आता है? स्वर का आता है। फिर किसका आता है? व्यंजन का। तो 3 व्यंजन हो गए और 1 स्वर हो गया। तो ये आयोग ने आंसर माना। आंसर चारों सही है, लेकिन क्रम में कौन सा आ रहा है उसको पहले वो मान रहा है। आंसर 2 भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन के, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आप उनका क्रम निर्धारण कर दीजिए। जो सबसे अच्छा आंसर है, जो बेस्ट है, उसको छाट लीजिए। जैसे जो बीएड बीए होते हैं वो सारे ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनमें भी जो अच्छे हैं उनको लेना है हमें कंप्लीट। देखो तो अब वर्ण जो है, हम ध्वनि की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक सवाल है, फिर एक शब्द आ जाता है ध्वनि। अब देखिए ध्वनि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है आवाज। शाब्दिक अर्थ क्या है? अक्षर और शब्द। शब्द। शब्द बेटा जो होता है ध्वनियों के मेल से बनता है। अक्षर जो होता है कि ध्वनि की लघुत्तम इकाई होती है, ठीक है। अभी मैं इन पर बातचीत करूंगा, आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा। अब ध्वनि ये संस्कृत भाषा का अब शब्द है, इसको अरबी में बोलते हैं आवाज। क्या बोलते हैं? आवाज बोलते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं हम लोग। जब इसको लिपि में कैद कर देते हैं तो ये वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, कोई भी चिन्ह बना देते हैं इसका। एक है यहां पर भाषा। फिर भाषा किसे कहते हैं? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, भास धातु से निकला है। किससे? भास से निकला है। ये भास धातु है, इसका अर्थ होता है क्रिया है। ये क्या अर्थ होता है? बोलना, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। फिर लिपि एक शब्द आया, अभी हमने जो पढ़ा लिपि। ये लिपि का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। कोई भी हम बोलते हैं तो उसका चिन्ह बना देते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। यह ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, ये लिखा हुआ है। अब वर्ण जो होता है ना, पंडित केशवरीदास वाजपेयी कहता है कि वर्ण के 2 रूप होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। आरपीसी ने पूछ लिया एक सवाल कि वर्ण के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है, ठीक है। पहले लिखिए वर्ण, लिखिए वर्ण। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को ध्वनि की लघुत्तम इकाई को बेटा नाम बताओ अपना, क्या नाम है आपका? सत्य। इधर, अरे रुक तो जाइए, कहां भाग रहे हैं आप? इतनी जल्दी कैसे भाग जाएंगे आप मुझसे? इधर देखो बेटा, इसको बंद करो मोबाइल को, इसको बंद करो मोबाइल को। 2 मिनट रुको, क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको काट दो, बाद में बात कर लेना। मैसेज कर दो, उसमें आता है ना कोई आई कॉल लेटर बैक, ऐसे कुछ आता है उसमें, ऐसे करते हो। अब इधर नाम बताओ अपना। हीरालाल, इधर देखो, ये लघुत्तम हमने लिख दिया। अब आयोग ये पूछ लेगा इसमें गलती किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दूं आपको? 4 ऑप्शन दे दूं? मैं दे देता हूं यहां पर 4 ऑप्शन। चलिए हीरालाल जी बताएंगे, ठीक है। मात्रा, समास, संधि, कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और लेकिन इसको गलत कराया गया। लघुत्तम में गलती किससे संबंधित है, तो फिर गलती क्यों कर दी आपने?
जीभ मत दिखाओ कि जीभ काट लूंगा, ऐसे थोड़ी सही करो। अब इधर देखिए, अब इसने क्या काम किया, सत्यनारायण ने क्या काम किया। हाँ आप कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, ठीक है। देखो सत्यनारायण ने क्या काम किया, इधर देखिए बेटा, इधर देखो, सत्यनारायण ने क्या काम किया, लघुत्तम ऐसे लिख दिया, फिर मैंने कहा ये गलती हो गई तो इधर लिख दिया इसने। अब सत्यनारायण इधर आऊं मैं या उधर जाऊं, मुझे बता दो आप किधर जाऊं मैं। सत्यनारायण अगर गलती हो गई है ने तो डी प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और यहां पर बड़े की मात्रा लगा दीजिए। देखो कैसे होता है, ये ऐसे लिखते हैं, लघु धन उत्तम, घा में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, तो ये क्या होता है, लघुत्तम, ऐसे होता है। ठीक है, यहां किससे संबंधित गलती हो गई, संधि से। आपने लिखा ना ऊपर वाला, वो वाला सही है कि नीचे वाला सही है? ये सही है, ये तो गलत है, ये तो क्वेश्चन बनाया, जब इसने गलत किया ना इसने, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन कर दिया, आपने भी गलत कर दिया, तो इसलिए तो मैंने लिखा। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, ये मेरे ध्यान में कहां से आया कि लघुत्तम में गलती क्यों है, आपने गलती करी तभी तो मेरे तुरंत क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया। जब आपने गलती करी तो मेरे ऐसे ही एग्जामिनर है, पेपर बनाने वाला है, उसकी नजर है कि ये कहां गलती कर रहे हैं, और वो तुरंत पूछ लेता है उसको पलट कर, तुरंत, बिल्कुल जैसे सांप होता है ना, काटता है पलट कर, ऐसे पूछ लेता है। पेपर बनाने वाला बहुत खराब आदमी होता है, हमेशा ये सोचता है कि गलती कहां करेगा, कहां का, हमेशा गलत ही सोचता है, ठीक है, सही कभी नहीं सोचता। तो, हाँ नहीं नहीं नहीं, वैसे तो सही होते हैं। क्या होता है, हम लोगों ने क्या है, कुछ शब्दों को ऐसा मिला रखा है क्योंकि ये हमारी भाषा में मिल गए। संकर का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्द हो जाते हैं, एक तो कोई जैसे हमने फारसी का मिला दिया जिला, और एक संस्कृत के मिला दिया आदि से, अब दो सार्थक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, सही होते हैं ये शब्द, गलत नहीं होते हैं। नहीं लिखते, कोई जरूरी नहीं किताबों में, जैसे क्या है, व्याकरण जो है ना, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, गाइड चल रही है मार्केट में, व्याकरण अभी पढ़ी नहीं है बच्चों ने। हाँ, तो व्याकरण जो है ना, ये पढ़ी नहीं है हम लोगों ने, इनको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे वो गाइड वगैरह चलती रहती हैं, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चले जाते हैं तो वी धन आ धन करण यहां तक चले जाते हैं। मैं अभी पढ़ाऊंगा व्याकरण, आपका एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा व्याकरण में, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। कहां थे हम लोग, हाँ, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है, को वर्ण कहा जाता है। जैसे जैसे उदाहरण उतार लीजिए, क च ट ई, हलंत है, हलंत है, हलंत हमेशा खड़ी पाई पे लगाइएगा, किस पर लगाइएगा, खड़ी पाई पे, यहां पर लगाइए, ठीक है। जैसे च है कि हलंत लगाइए, ये खड़ी पाई पर लगाइएगा, हमें हमेशा लगा दिया। अब लिखिए ध्वनि, ध्वनि लिखिए, लिखिए, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। बेटा आप डबल लाइन तो नहीं खींच रहे हैं ध्वनि के नीचे, मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, दो लाइन मत खींचना, खींच दी क्यों, नहीं मैंने बताया था, आप मैंने पहले
हाँ, इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा, व्याकरण के नीचे 2 खींच दी थी। अब ये बेटा समता सूचक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? एक मिनट, ये समता सूचक चिन्ह होता है। इसको समान अर्थ दर्शाने के लिए खींचते हैं। एक ही खींचेंगे रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह का मतलब क्या होता है? मुख्य बात को दर्शाना। एक ही खींचेंगे, 2 खींच देंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। कौन बात करेगा जब पहला ही शब्द गलत लिख दिया? देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। इधर देखो, मेरी बात सुनो, अभी सुनो, 1 मिनट सुनो, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। शाब्दिक अर्थ होता है, अब बेटा ये चिन्ह मत लगाना, ये इसको नहीं लगाना है। अगर टीचर कोई लगाता है तो गलती कर रहा है। इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ये बड़ा चिन्ह आता है, क्या आता है? इसको डबल कर दीजिए 3 गुना उससे। ये तो योजक चिन्ह हो गया, द्वंद्व चिन्ह, इसको नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे होता है। शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। अगर आपने होता है और फिर आवाज लिख दिया, छोटा सा चिन्ह लगा दिया है, तो इसको D प्लस करके यहां लगा दो बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहां एक वचन वाक्य हो गया, अब नहीं आएगा। होता है आवाज। सत्यनारायण जी क्या क्यों नहीं देते? फरमाना जी चले जाइए जयपुर से, हैं? आवाज ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा, इधर देखो। शाब्दिक अर्थ होता है आवाज, ये फुल स्टॉप, ये होता है आवाज। अगर इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ होता है निर्देशक चिन्ह, लंबा सा खींच दो, शाबाश, हाँ गुड। नहीं बेटा, ऐसे क्यों करते हो आप? D प्लस कर दिया ना, तो इसको ऊपर ही सही करो, जरूरत नहीं है यहां करने की। जैसे ठीक इधर देखिए, आपने यहां लिखा होता है, आवाज लिख दिया है ना, क्या लिख दिया? आवाज। अब ये गलत हो गया, हमारा वाक्य गलत हो गया, तो इसको यहां D प्लस कर दीजिए और यहां खींच दीजिए, ऊपर, नीचे नहीं, क्योंकि हमसे सही करना भी आना चाहिए। क्योंकि आगे हम लोग देखिए, कोई भी गलत हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन टीचर का भी गलत नहीं होना चाहिए। टीचर गलत हो गया तो पूरी पीढ़ी को गलत करके चला। जैसे किसी आदमी ने 2 चीजें लिखे, 2 चीजें लिख दी किसी आदमी ने। एक तो किसी ने क्या होता, कोई स्कूल का बच्चा गया होगा, उसने कैलाश लिख दिया, बच्चे का नाम लिख दिया। अब ऐसे परंपरा चल गई। किसी आदमी ने ईद उल फितर लिख दिया, लिखते हैं ना, ये ईद उल फित्र होता है, ये तो कुछ शब्द ही नहीं होता। ईद मतलब खुशी, खुशी का मतलब त्योहार, फित्र का मतलब होता है रोजा खोलना, व्रत को खोलना, रोजा खोलने के बाद जो त्योहार मनाया जाता है, ईद उल फित्र, ये शब्द होता है बेसिकली। अब कैलाश तो बेटा ऐसे लिखा जाता है। अब आयोग को पता चल गया इन चीजों का कि ये गलत लिखते हैं, उठा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में त्योहार पूछ लिया, ये गलत होता है, क्योंकि हम लोग क्या है, 2 मात्रा लगाना सीख गए। एक ईद की मिठाई के डब्बा हो गए, एक दीपावली का हो, 2 मात्रा लगा, वो गलत हो गया क्वेश्चन। 2 बार पूछा आयोग ने, फर्स्ट ग्रेड के सामान्य पेपर में भी और मेन पेपर में भी, त्योहार कैसे लिखते हैं इसको पूछ लिया। तो वो जो हम गलतियां कर रहे हैं ना, कहां थे हम लोग? ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। अब देखो बेटा, कोई गलती तो नहीं है ना, आयोग की तो गलती नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आयोग की गलती नहीं है ना, गलती किसकी है? हमारी। इसलिए हमको वो नौकरी नहीं देती। और वहां मेरे जैसे ना 36 लोग बैठे हैं वहां पर कॉपी चेक करने के लिए। इसलिए मैं तो क्या है, कठिन रहूंगा आप लोगों के साथ में, हार्ड यहां पर। वो नरमाई बरत सकते हैं, लेकिन मैं नहीं नरमाई बरतूंगा, क्योंकि अगर मैंने नरमाई बरत ली तो और वो हार्ड हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं नरमाई नहीं बरतूंगा पढ़ाई के संदर्भ में, ठीक है।
ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। लिख लिया आवाज आपने। अब लिखिए भाषा की लघुत्तम इकाई को, भाषा की लघुत्तम इकाई को लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। फुल स्टॉप लगाइए। जब इसे लिपि में कैद कर देते हैं, जब इसे लिपि में कैद कर देते हैं, बेटा नाम क्या बताया आपने अपना? नेहा। तो बहुत अच्छा नाम है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, फिर चलेंगे थोड़ी देर, जल्दी तो नहीं है बेटा। ये कैद लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? कैद लिख दिया। चॉकलेट खाओगे? इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताइए। इसका बेटा अर्थ होता है छल, कपट। यहां देखिए ये कैद होता है, इसका मतलब होता है गिरफ्तार, बंद करना, जिसको क्या कहा जाता है। अब बेटा एक बात बताओ, ऐसे लिखेंगे तो कौन देगा चॉकलेट? मैं तो खिलाऊंगा नहीं, है ना? कैद कर देते हैं, कैद। ये लिखो आप। कौन सा लिखना है? कुछ समझ में आ रहा है? गड़बड़ कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए ना। अभी हमारी हिंदी कैटरीना कैफ सोनिया गांधी की सी है। इसको हमें अच्छा करना है हिंदी को। अब देखिए लॉजिक क्या देंगे साहब, ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। अरे भाई क्यों लिखते आ रहे हो ऐसे ही? क्यों लिखते आ रहे हो? जब इसका मतलब ही अलग होता है, अर्थ ही अलग हो गया तो उसका क्यों लिख रहे हो? शब्द को मैं उठाकर पूछ लेगा, बताइए दोनों का अर्थ क्या होता है। हम इधर उधर ताका झाकी करते रह जाएंगे और गुरुजी का भी स्विच ऑफ आएगा। ये बड़ा संकट है। क्या बेटा? जैसे आपने दिखाया है कि जब इसे लिपि में कैद करते हैं तो इसे हम जब लिपिबद्ध करते हैं। हाँ लिपिबद्ध कर दीजिए, लेकिन बद्ध ऐसे लिख देना आप लोग, बद्ध ऐसे लिख देना आप। ये तो ब्राह्मी लिपि हो गई ना, हम तो हिंदी देवनागरी में लिख रहे हैं बेटा। हाँ ये ब्राह्मी लिपि हो गई बेटा। यही तो अंतर है फैल और पास में, थोड़ा सा धागे का अंतर होता है। मेरे बच्चे इधर देखिए, एक बार उसने पूछा द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है बेटा, कैसे? एसआई में पूछा पुलिस सब इंस्पेक्टर में, पांचवा कैसे लिखा जाता है? पांचवा ऐसे लिखा जाता है। 2 नंबर का सवाल आया कि इधर से क्यों चला जा रहा है, ये भी आयोग बन गया क्या? ठीक है, तो बेटा इनमें दोनों में वो आता है चंद्र बिंदु। अब हम लोग बच्चे क्या करते हैं, या तो इस पर लगा देंगे, अब वहां पर क्या करेंगे यार, फरमान सर को दिखे या नहीं दिखे, छोटा सा लगा देंगे, मन करे तो देख लेना, नहीं करे तो मत देखना, ठीक है। या इस पर लगा देंगे, इस पर से अनुस्वार लगा देंगे। कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं किस पर आएगा दोनों के बीच में लगा देते हैं, जिसमें मन करे समझ लेना, है ना। ये दोनों पर चंद्र बिंदु है। 2 नंबर का आया था बेटा, पीएसआई में आया था, पुलिस सब इंस्पेक्टर में। पांचवा कैसे लिखा जाता है, ऐसे आया था। अच्छा वो कहीं अलग से व्याकरण नहीं गढ़ रहा, जो हमारी कॉपी होती है ना उसी को उठा ले जाता और फिर कहता है इसमें गलती क्या क्या कर रखी है, उन्हीं को पूछ लेते। 8-10 क्वेश्चन से तो हो जाते हैं इधर उधर, हम लोग 8-10 क्वेश्चन से हो जाते हैं इधर उधर। कहां थे हम लोग? कर देते हैं तो वह वर्ण का रूप धारण कर लेती है, तो वह वर्ण का रूप धारण कर लेती है, रूप धारण कर लेती है। बेटा रूप पर ध्यान देना फिर, नहीं तो मेरा पढ़ा रहा है व्यर्थ चला जाएगा। रूप धारण कर लेती है। अब लिखिए लिपि, लिपि लिखिए, लिखिए लिपि।
लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। होता है, बड़ी सी रेखा खींच दीजिए कि निर्देशक चिन्ह, चिन्ह। नाम बताओ बेटा पहले अपना, है जी, नाम बताओ पहले अपना, तब बात है। नरसिंह नाम है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, चॉकलेट खाओगे या नहीं खाओगे ये बताओ पहले। खाओगे? स्मार्ट बच्चे चॉकलेट खाएंगे। बेटा ये बताओ इसमें कितनी गलतियां आई? गलत तो है ही, कोई नहीं पूछेगा सही है गलत हो तो पूछ ले, 10-15 बार पूछ लिया आयोग ने इस क्वेश्चन को, चिन्ह कैसे लिखा जाता है। अब इसमें एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती। इस चिन्ह शब्द में कितनी गलतियां हैं? ऐसे मत बैठो, कितनी गलतियां हैं? देखो, पेपर बनाने वाला कठिन पेपर नहीं बनाता। अब देखिए, एक तो हमने क्या काम किया, इसमें चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक तो इसमें गलती हो गई वर्णक्रम संबंधी गलती। किसके संबंधी? वर्णक्रम, वर्ण को आगे पीछे कर दिया, ठीक है, एक गलती हो गई। एक इसमें गलती हो गई जो है हलंत से संबंधित। किससे संबंधित? हलंत से संबंधित। एक गलती किससे संबंधित हो गई? हलंत से संबंधित हो गई, ठीक है। एक गलती किससे संबंधित हो गई? हलंत से संबंधित हो गई इसमें, ठीक है। अब हलंत को भी हमने, एक गलती अगर होती तो हलंत से संबंधित है पर लगाते तो एक गलती हो गई। हलंत को भी हमने वर्ण को परिवर्तन करके लिख दिया। जहां ह पर हलंत लगना चाहिए था वहां न पर लगा दिया, तो गलती कितनी हो गई? 3। मतलब हम एक एक गलती से नहीं रुक रहे, हम इतने कलाकार हैं कि हम एक एक शब्द में 3-3 गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमें फेल कर दिया गया। फेल नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए 2 साल के लिए। कहां से थे हम लोग? कहां थे? चिन्ह, है ना? फुल स्टॉप लगा दीजिए। चिन्ह सही लिख लिया ना आप लोगों ने? ऐसे लिख दीजिए चिन्ह। अब देखिए ध्वनि चिन्हों की, ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, हिंदी होगी। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 343। राजभाषा का उल्लेख है। एक बार क्वेश्चन आ गया था 2nd ग्रेड हिंदी में, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख है संविधान में, राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ये सवाल एक बार 2 नंबर का आ गया था। मैं भाषा का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें। मैं 5 मिनट और ले लूं आप लोगों का?
ये टॉपिक पूरा हो जाएगा थोड़ा, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे। अब लिखिए भाषा। लिखिए भाषा शब्द भाष धातु से निकला है। भाषा शब्द भाष धातु भाष धातु से निकला है। धातु किसको कहते हैं बेटा? ना बेटा, धातु का मतलब होता है क्रिया। क्रिया धातु किसको कहते हैं? क्रिया को कहते हैं ना। क्रिया जो होती है वही धातु है ना। भाषा शब्द भाष धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। आगे चलिए। जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। एक हेडिंग डालिए, वर्ण के। पंडित किशोरदास वाजपेयी का कहना है वर्ण के दो रूप होते हैं। आयोग ने क्वेश्चन पूछ लिया था वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के दो रूप होते हैं। स्वर और व्यंजन। दो रूप होते हैं, स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये सवाल एक बार एग्जाम में आ गए थे ना। कल फिर बात करूंगा। मैं आपको 1.5 घंटा तो व्याकरण पढ़ाऊंगा और 1.5 घंटा लिटरेचर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक लिटरेचर हम लोग कल परसों में शुरू कर देंगे। तो लेवल व्याकरण समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, ऐसे एक एक टॉपिक को हम लोग लेकर चलेंगे, जितने भी टॉपिक हैं। और कोई सिलेबस से संबंधित कोई मुद्दा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा है कि व्याकरण जो है हम लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर के व्याकरण को करीब 80 से 85 दिन लेकर चलेंगे। वर्किंग टाइम में उतना टाइम लगेगा। व्याकरण सर सेकंड ग्रेड में 1-2 टॉपिक कम है व्याकरण के, 90 नंबर के होगी, उधर 200 नंबर के होंगे। ठीक है, मैं कल बात करूंगा आप लोगों से। कल आप लोग आइए, 9 बजे से क्लास होती है ना। तो बारिश आ गई थी ना, बारिश आप लोग साइड आई थी क्या? बारिश आई थी ना बारिश।